किनारों से मिलती रही नदी फिर भी प्यासी रही, चली रास्ते टेढ़े मेढ़े, किनारों से लेकर बचती रही। साथियों, राम राम साहब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय भीम, जोहार। मैं आपका साथी राजीव कुमार, और इस समय आपकी स्क्रीन पर भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद रंजीता कोली जी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ी हुई हैं। इनसे हम इस संवाद को आगे बढ़ाते हैं। इसे रोचक, ज्ञानवर्धक, सार्थक और उपयोगी बनाने में आप लोग इतनी सी भूमिका निभाइए कि आप मैडम से जो सार्थक सवाल हैं उन्हें अगर पूछेंगे तो हम आपके सवालों का माध्यम बनकर के रंजीता कोली जी से उन सवालों तक उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे। मैडम, एक बार और हमारे दर्शकों को राम राम सा कर लीजिए। सबसे पहले तो मैं हमारी जनता जनार्दन देवतुल्य जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दूंगी कि जिस तरीके से ईआरसीपी को लेकर के हमारे किसान भाई के जो मुद्दे थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने संज्ञान में लेकर के, और सभी ने, हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी ने, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने जिस तरीके से संज्ञान में लिया और ये जो ईआरसीपी है उसको लागू करने का काम किया, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी भरतपुर जिले की जनता की तरफ से और राजस्थान की जनता की तरफ से। अड्डा गांव से विश्वेंद्र गुर्जर हैं, रामकेश सरांधना हैं, गिरधर चौधरी हैं, आपको राम राम कर रहे हैं। राम राम। राम राम, आप सभी को राम राम। मैडम, इस सवाल पर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े। आज अखबार में एक बड़ा सा विज्ञापन छपा है, जो किया, जो कहा वो किया, लेकिन उस विज्ञापन में लोग ये खोज रहे हैं कि कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे दिया गया है। समझौता तो हो गया, एमओयू हो गया, लेकिन जिसकी बात थी कि इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देंगे वो नहीं दिया है शायद। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने विधानसभा चुनाव में जो गारंटी दी थी, आप देखिए कि कितना सा समय हुआ है हमारी डबल इंजन की सरकार को, और इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया स्वर्णिम दिन के लिए। इसके लिए अगर हम लोग कह सकते हैं कि जब इतना हुआ है तो निश्चित रूप से आगे भी पूरा ही होगा, मतलब राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिल जाएगा। जिस तरीके से 13 जिलों की जो समस्या थी किसान भाइयों की, निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री जी ने संज्ञान में लिया है, और हम लोग कह सकते हैं कि हमारी जनता के लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, एक अच्छी शुरुआत इसे मान सकते हैं। बिल्कुल, हम लोग कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी सौगात और ये बहुत अच्छी शुरुआत है। आज 30 जनवरी है और 30 जनवरी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म जयंती के रूप में मनाया जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे? आज पुण्य तिथि है, तो हम लोग उनकी चरणों में नमन करते हैं। सभी लोग उत्साह से इसको मनाते हैं, हम सब मनाते हैं। एक समस्या आई है, बीजेपी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा खराब कार्यकाल जो है वो बीजेपी का कार्यकाल रहा है, ऐसा कहना है विजेंद्र कोली जी का। सबसे पहले मैं बात आपको बताऊं कि जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार में हमारी बहन बेटियों की जो इज्जत खराब हुई, आपने देखा कि ना युवाओं को रोजगार मिला, ना किसानों को उनका हक मिला, तो सबसे बड़ी बात जो हमारी जो कांग्रेस की सरकार गई है, इसके बारे में आपको पूछना चाहिए। बीजेपी का कार्यकाल तो अभी शुरू हुआ है, और शुरू हुआ है तो निश्चित रूप से आप देखिए मेरे बड़े भाई, ये जो इतने बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए जा रहे हैं वो बीजेपी के कार्यकाल में ही लिए जा रहे हैं। वीरेंद्र फौजदार हैं नाथू के नंगला के, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी। वो आपके कार्यकाल की सराहना कर रहे हैं। और रामकिशन सैनी एक सवाल के साथ आए, भरतपुर लोकसभा क्षेत्र के में रोजगार के लिए कोई ऐसा बड़ा डेवलपमेंट, कोई माइलस्टोन काम नहीं हुआ जहां 1000, 2000, 5000 लोगों को रोजगार मिला हो? जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगी कि रोजगार के लिए, आपको भी पता है कि मैं कांग्रेस की सरकार में लगातार लड़ती रही हूँ,
और बहुत सारे मैंने प्रपोजल बना करके दिए हैं, लेकिन उनको पास नहीं किया गया। लेकिन आज हमारी सरकार आ गई है, निश्चित रूप से ऐसे बड़े बड़े औद्योगिक काम होंगे जिनमें बहुत सारे रोजगार भी होंगे। और आप देखिए कि जिस तरीके से ये ईआरसीपी की बात की गई है, इसमें भी बहुत सारे किसान भाइयों को बहुत सारे रोजगार बढ़ेंगे और रोजगार भी मिलेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँ, जिस तरीके से अमृतकाल के तहत जो स्टेशनों को मैंने पास करवाया गया, उसमें भी रोजगार बहुत सारे भाइयों को मिलेंगे। ये जो स्टेशनों की कायाकल्प हो रहा है, इस तरीके से मैंने 4 स्टेशनों को, हमारे ब्याना, भरतपुर और ये खेड़ली, इस तरीके की हमारे स्टेशन पर बहुत सारे रोजगार होंगे। वो हमारे माध्यम से, जो कि हमारे, मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को, जो जिस तरीके से संज्ञान में लेकर के अमृतकाल के तहत ये स्टेशनों को सौंदर्यीकरण करवाने किया जा रहा है। कौन बताता है समंदर का रास्ता नदी को? साथियों, कौन बताता है समंदर का रास्ता नदी को? जिसे मंजिल का जुनून होता है वो रास्ता ढूंढ ही लेता है। निर्देश गुजर एक सवाल के साथ आए हैं, 5 साल में कोई 5 काम आप अपने गिना दें लोगों के लिए। मैं धन्यवाद दूंगी हमारे भाई को कि जिन्होंने ये सवाल पूछा है। मैं आपको सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगी, जिस तरीके से सारस चौराहे पे ब्लॉक स्पॉट होते थे और वहां पर एक ना एक घटना ऐसी होती थी। मैं आदरणीय हमारे केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन गडकरी जी से मिली और आप देखिए वहां सर्वे भी हुआ और निश्चित रूप से वो काम बहुत बड़ा काम है, वो होगा और हमारी जनता को राहत मिलेगी। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से हमारे लोकसभा क्षेत्र में बहुत सारी हमारी बहनों के लिए, हमारी बेटियों के लिए जो स्कूलों में कमरे नहीं थे, मैंने बहुत 45 से ज्यादा कमरे देने का काम किया है। आपको बताऊं कि जिस तरीके से पेयजल की बहुत बड़ी समस्या थी, और पेयजल का जो कि लोकसभा में मैंने आवाज उठाई और आप देखिए कि वहां बहुत जल्दी ही पेयजल का जो काम चलना चाहिए था वो काम हो रहा है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनको मैंने खुद से मंत्रियों से मिल करके करवाने का काम किया है। हाँ, संतोष कुमार आपको धन्यवाद दे रहे हैं खेड़ली के स्टेशन का सौंदर्यीकरण करने के लिए। बहुत धन्यवाद भैया। लेकिन प्रमोद कुमार एक सवाल के साथ आए हैं, बयाना जिला बनाने में सांसद जी ने कोई मतलब मजबूती से मांग नहीं उठाई, अब उनकी सरकार आ गई है, उनकी क्या योजना है आगे? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी आपको कि जिस तरीके से ब्याना के लिए आप देखिए रेक पॉइंट की मांग मैंने उठाई है, जो हमारे भाइयों को रोजगार मिलेगा उससे। दूसरा, जिस तरीके से ब्याना में जो स्टेशन अमृतकाल के तहत स्टेशन, उससे भी रोजगार बहुत बड़ा मिलेगा। आप देखिए जिला बनवाने के लिए जिस तरीके से मैंने जहां किसी ने बुलाया वहां जाकर के मजबूती से आवाज उठाई है, निश्चित रूप से ये आवाज ऊपर तक पहुंची है और मैंने कभी भी अपने बयाने ही नहीं, पूरे 8 विधानसभा की मजबूती से आवाज उठा करके जनता के बीच में रही। नजर लक्ष्य पर है, गिरते और संभलते रहेंगे। नजर लक्ष्य पर है, गिरते और संभलते रहेंगे। हवाएं पूरा जोर लगा लें फिर भी चिराग जलते रहेंगे। रामकिशन सैनी जी का एक सवाल है छोटा सा। रूपास क्षेत्र का एक गांव है ब्राह्मण बारौली, वहां की एक वो जो वीरांगना है वो अभी तक अपने हक के लिए दर दर की ठोकर खा रही है। आपसे भी शायद 1-2 बार मिली है, उसको उसका दर्जा नहीं मिल पा रहा है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि मैं इसके परिवार से कई बार मिल चुकी हूँ और मिल करके मैंने हमारे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जिसे भी इनको जिस तरीके से पूरा प्रस्ताव दिया, मिलवाया और जो कि एक जिस तरीके से मैंने उनको बात रखी, हमारी बहनों को जो दर्जा मिलना चाहिए, उनको खुद मंत्री साहब ने भी समझाया था। निश्चित रूप से मैं उनके लगातार काम में आगे आई हूँ, कभी भी मैंने ये नहीं देखा, मैंने उनको छोटी बहन मान करके हमेशा उनका साथ दिया। ओमवीर फौजदार का एक छोटा सा सवाल है, जाट आरक्षण पर आज तक आपने एक शब्द नहीं बोला है। ओमवीर भाई, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से लोकसभा के अंदर 18वीं लोकसभा, जब मैं यहाँ से एक छोटी सी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन देवतुल्य जनता को मैं धन्यवाद देती हूँ कि बहुत भारी बहुमत दे करके मुझे लोकसभा की सीढ़ी तक पहुंचाने का जो काम किया, उसमें मैंने सबसे पहले जाट भाइयों की, जो कि मेरा एरिया जाट भाइयों का है,
और उसमें आरक्षण की बात करी। और अभी भी मैंने 2-3 दिन पहले भी एक बहुत बड़ी न्यूज में कहा मैं जाट भाइयों के साथ हूं। और निश्चित रूप से आप मानिए कि जाट भाई मेरे अपने भाई हैं और मैं हमेशा उनके हक के लिए लड़ाई लड़ती हूँ। सत्येंद्र सिंह हैं, वो आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने नदबई में ट्रेन रुकवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई लोगों का एक सवाल है कि खास करके वो सवाल, मैं भी उससे संतुष्ट तो नहीं हूं, एससी वर्ग के लिए आपने कोई लीक से हट करके काम किया हो तो लोगों को बताएं, लोग जानना चाह रहे हैं। जिस तरीके से मैं कहना चाहूंगी कि हमारे एससी वर्ग के लोगों के लिए हर मुद्दे में मैं उनके साथ रही हूँ और एससी वर्ग की कोई भी समस्या आई हो उनके साथ में खड़ी रही हूँ। उन भाइयों के कंधे से कंधा मिला करके मैंने उनको खुद बुला करके कि आपको जो भी चाहिए आप मुझे बताने का कृपा करें, जिससे कि मैं भी और एससी वर्ग में ऐसी बहुत सारी धर्मशाला मैंने प्रोवाइड भी करवाई। चलता रहूंगा पथ पर, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। हेलक गांव से है हरिओम हेलक, वो जानना चाहते हैं मैडम, हेलक से सेवर रोड 10 साल से खराब है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। हेलक की जिस तरीके से समस्या देखी मैंने अधिकारियों को भी वो बोला है और अभी हमारी सरकार आई है, निश्चित रूप से इसको संज्ञान में लेकर के इसका काम करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। भोजराज सूपा है, एक जनरल सा सवाल पूछ रहे हैं, एमपी महोदया से ये पूछिए कि जिस पार्टी से वो सांसद हैं उस पार्टी का स्थापना वर्ष कौन सा है, किस वर्ष में स्थापना हुई थी भारतीय जनता पार्टी की? बयाना का गांव नंगला सीसों पिछले 50 वर्ष से रेलवे अंडरपास की मांग करता रहा है। आए दिन यहां जनहानि हो रही है। आज भी एक 35 वर्षीय महिला की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। आपने इस विषय पर क्या किया? ये रामकिशन सैनी जी का सवाल है। जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहूँ, पहले तो ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। हाँ, आज ही एक इसके लिए मैं उनके परिवार को और उनको भगवान के चरणों में वो दिव्यांग आत्मा को शांति दें। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो भी अंडरपास इस तरीके के बने गए हैं, मैंने अधिकारियों के साथ साथ केंद्रीय मंत्री जी को भी बात करी और निश्चित रूप से जो अभी भी थोड़े दिन पहले मेरे पास बहुत लोग आए थे तो उनको भी मैंने एन मोमेंट पे ही डीआरएम को भी ये चीजें पूरा संज्ञान में लेकर के बताया गया है। हाँ, चंद्रभान है सिकंदरा से, वो एक सवाल पूछ रहे हैं और ये कई लोगों की मांग भी है। एक बड़ी ही लोकप्रिय ट्रेन हुआ करती थी जनता एक्सप्रेस, बंद हो गई, उसके चलने की कितनी संभावना है? जिस तरीके से ट्रेन का रुखाव होता है, हम लोग बात केंद्रीय मंत्री तक पहुंचाते हैं और निश्चित रूप से आप भी अगर हमारे पास आकर के बात करेंगे तो हम लोग इसका भी पूरा प्रयास करेंगे। कैलाश हैं सामरी गांव से, वो कह रहे हैं पत्थर को जरा स्मूथली चलवाओ, ठीक से नहीं चल रहा है पत्थर का परिवहन। जिस तरीके से भाई ने अभी ये कहावत कही है, मुहावरा किया है, तो मैं कहना चाहूंगी कि आप भाइयों के ही कंधे पर मैं कंधे से कंधा मिला करके ही चलती हूँ और निश्चित रूप से जो जनता की भावना होती है और जनता की जो मुद्दे होते हैं उन्हीं पर मैं बात करती हूँ। ओमवीर एक टफ सी लाइन बोल रहे हैं, जाट आरक्षण नहीं तो वोट नहीं लोकसभा में। जिस तरीके से जाट आरक्षणों के लिए मैंने आवाज उठाई है, निश्चित रूप से मैं इन सभी भाइयों का सम्मान करती हूँ। साथियों, किसी ने गालिब से पूछा कैसे हो, किसी ने गालिब से पूछा कैसे हो, गालिब ने हंसकर कहा जिंदगी में गम है, गम में दर्द है, दर्द में मजा है और मजे में हम हैं। आपको व्यक्तिगत तौर पर कितनी उम्मीद है कि पार्टी दूसरी बार आपको सिंबल देकर के जनता के बीच में चुनाव लड़ने के लिए भेजेगी? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से जनता देवतुल्य होती है और देवतुल्य जनता को उनके चरणों में ढोक देते हुए मैं यही कहना चाहूंगी, एक छोटी सी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते मैंने जनता की सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अगर जनता दोबारा से हमें ये मौका देगी तो निश्चित रूप से हम लोग जनता की सेवा करेंगे और पार्टी का खुद का निर्णय होता है कि वो किसको इस लायक समझे
और किसको नहीं। पिंटू कुमार कह रहे हैं आपने गांव-गांव में लोगों को टैंकर उपलब्ध कराए, उसके लिए धन्यवाद। और रवि कुमार कह रहे हैं कोरोना में आपने बहुत अच्छा काम किया, उसके लिए आपको धन्यवाद। और पुरुषोत्तम कह रहे हैं एमपी साहिबा बहुत सरल स्वभाव की हैं, लेकिन कुछ लोग इनके नाम से पैसे भी कमाते हैं, ये क्या लफड़ा है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि लोगों का काम है कहना और हमारा काम है जवाब देना। हाँ, आरोप तो होते इसीलिए। आरोप और प्रत्यारोप जिस तरीके से लगाए जाते हैं, मैं समझती हूँ कि आज तक जिस तरीके से मेरे स्वर्गीय ससुर गंगाराम जी ने जो राजनीति करी थी जनता के बीच में रह करके और उनके ही सुख दुख में खड़े होकर के, उसी नक्शे कदम पर चल करके मैं भी राजनीति कर रही हूँ। लेकिन आज तक किसी ने मेरे ऊपर 1 रुपए का भी आरोप नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं जानती हूँ और भगवान जानता है। लेकिन आरोप है, प्रत्यारोप है, उनको कोई भी कुछ भी कह सकता है, वो सत्य नहीं हो सकते। सोनू शर्मा कह रहे हैं कि आप जिस दमदमा रोड पर रहती हैं वो रोड ही खराब है, उसको जरा ठीक कराने का श्रम करें। बिल्कुल भाई सर, जिस तरीके से आपने कहा कि दमदमा रोड पे, तो निश्चित रूप से मैंने भी कई बार इस आवाज को उठाया और निश्चित रूप से एक ना एक दिन हमारी सरकार आ गई है, ये भी बनेगा। सुरेंद्र सात्रो गांव से कह रहे हैं माननीय सांसद महोदया जी से निवेदन है कि कल लोकसभा में भरतपुर धौलपुर के जाटों के आरक्षण से मुद्दे को जरूर उठाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको। निश्चित रूप से जैसे मैंने पहले भी जाट आरक्षण के लिए ये मुद्दा उठाया था और मैं जाट भाइयों को अपना ही भाई और पूरे मेरे लोकसभा में मेरे जाट भाइयों के साथ हूँ और निश्चित रूप से मैं ये इस मुद्दे को जरूर उठाऊंगी। फुसावर नगर पालिका के वाइस चेयरमैन है धीरज पांडे, उनका कहना है मेरे एक बार कहने पर माननीय सांसद महोदया ने 2 बोर्ड सैंक्शन कर दिए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। अब सिकंदरा से एक सवाल आया चंद्रभान का, कोई जनरल नॉलेज वाला सवाल है, कोई आपसे उत्तर दें आप, जरूरी भी नहीं है। आने वाले दिनों में आप कौन कौन से और मुद्दे लोकसभा में उठा करके लोगों की समस्याओं के समाधान के बारे में सोच रही हैं? सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज ही बताऊंगी कि मैं जनता की सेवक हूँ, एक छोटी सी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और जिस तरीके से जनता ने सेवा करने का मौका दिया, इसके लिए मैं समस्त जनता को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। आगे जो भी है, मैंने सबसे पहले तो सारी चीजों को संज्ञान में लेकर के हर वो बात लोकसभा के अंदर उठाई, जनता की आवाज बन करके, उनकी आवाज बन करके लोकसभा तक पहुंचाई। निश्चित रूप से जो भी मुद्दे हैं मैं लोकसभा के अंदर उनको उठाने का पूरा काम करूंगी और जो भी रोजगार के काम हैं आज भी मैंने लेके आई हूँ, जिससे कि हमारे भाई कोई भी बेरोजगार ना रहे। बहुत सारी चीजें आपको मैंने बताई हैं, तो इसी तरीके से मैं इनकी आवाज बन करके काम करती रहूँ। सातरुख से सुरेंद्र जी लिख रहे हैं भरतपुर की एकमात्र सांसद हैं जिन्होंने एक भी सरपंच से आज तक 1 रुपया नहीं लिया, भारतीय जनता पार्टी के सांसद के लिए धन्यवाद। थैंक यू भैया। इसका मतलब और सांसद लेते हैं पैसे? नहीं, मैं किसी के बारे में नहीं कह सकती कुछ भी, लेकिन मैं इतना अभी, जैसे कि आपने पहले भी सवाल पूछा था, ये आरोप और प्रत्यारोप लगते रहते हैं। लेकिन आज मैंने जैसे कहा कि अभी सात्रुक भाई ने ये कहा, लेकिन निश्चित रूप से मैंने तो कभी किसी से 1 रुपया नहीं लिया, क्योंकि हमारा काम है जनता की सेवा करना और जहां पर भी काम देना होता है वहां उनको जो काम करवाना होता है उस काम को निश्चित रूप से वो मैं कह सकती हूँ कि वहां पर काम होना चाहिए और वही मेरे ससुर जी ने करा, वही मैं कर रही हूँ। निकले हैं कुछ लोग मेरी शख्सियत को बिगाड़ने, निकले हैं कुछ लोग मेरी शख्सियत को बिगाड़ने, किरदार जिनके खुद के मरम्मत मांग रहे हैं। कौशल कोठारी जी कह रहे हैं कि एमपी साहब का ना कोई दलाल है और ना ही कोई रिश्वतखोर व्यक्ति आपने बिठा रखा है, तो फिर चल कैसे रहा है सिस्टम? थैंक यू भैया। जैसे मैं आपको बताऊं कि आज तक मेरे ससुर ने भी 1 रुपया नहीं लिया, जनता की जो सेवा करी उसी प्रकार से मैं भी जनता की सेवा कर रही हूँ। और रही बात इसकी, निश्चित रूप से जो सत्य होता है उसके साथ भगवान जरूर होते हैं।
साथियों, इंसानियत वहां दम तोड़ देती है जहां एक इंसान मुसीबत में दूसरे इंसान की मदद ना करके उसका तमाशा बनाता है। आने वाले चुनाव में अपन इमेजिन करते हैं पार्टी आपको सिंबल दे देती है। किन किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में आप जाएंगी? जिस तरीके से अगर पार्टी इस लायक मुझे समझती है और एक छोटी सी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते अगर मेरे ऊपर दोबारा विश्वास रखती है तो निश्चित रूप से जो सेवा मैंने आज तक जनता की है, लोगों के बीच में जा करके और बहनों से और भाइयों से, तो आज भी जो भी मुद्दे होंगे आप देखिए कि सड़क के जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों को लेकर के, पानी के मुद्दे को लेकर के, रोजगार के मुद्दे को लेकर के, हमारे जो इंडस्ट्रीज के जो भी मैंने प्रपोजल दिए उनको पास करवाने का पूरा काम, क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार आ चुकी है। निश्चित रूप से हम लोगों लड़ाई करके और एक सहमति बना करके हम लोग इस काम को करने का पूरा प्रयास करेंगे, जनता के बीच में रह करके उनकी सेवा करने का पूरा काम करेंगे। हाँ, थोड़े से राजनीतिक व्यक्ति हैं महेश वाल्मीकि, आप जानती होंगी, वो थोड़ा सा पूछ रहे हैं कि क्या आपको दूसरी बार चुनाव लड़ने का मौका पार्टी देगी? हाँ, मैंने जैसे कि पहले बताया था कि शीर्ष नेतृत्व तय करता है, हम और आप नहीं करते। कप्तान सिंह जी एक सुझाव दे रहे हैं आपको, मैडम क्षेत्र में मेहनत की जरूरत है और लोगों के बीच में जाइए और लोगों के बीच में अपनी सहभागिता बढ़ाइए। धन्यवाद आपको, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से डेली मेरा दौरा होता है और डेली मैं जनता के बीच में रहती हूँ और हमेशा कभी भी मैं घर नहीं रहती, तो निश्चित रूप से जनता के बीच में ही मैं काम करती हूँ। सोनू शर्मा कह रहे हैं सांसद महोदया, जिस कॉलोनी में आप रहती हैं उसमें पानी की पाइपलाइन कब तक डल जाएगी? जिस कॉलोनी में मैं रहती हूँ उस कॉलोनी में निश्चित रूप से बहुत जल्दी ये पाइपलाइन डल जाएगी, क्योंकि मैंने अधिकारियों को भी कई बार बुला करके उनसे बात करी है। अभी 3-4 दिन पहले एसडीएम कार्यालय पर आप जहां पहले रहती थी पठानपाड़ा बस्ती कि कुछ लोगों से हमारा मिलना हुआ, वो बड़े पानी के लिए परेशान हैं। जिस तरीके से उधर तो फिर भी पानी आ रखा है, लेकिन अगर परेशानी है तो हम दोबारा से अधिकारियों से बात करके नहीं है वहाँ सुचारू रूप से, और वहाँ पर हर घर घर में नल और जल है। मुझे नहीं पता आपकी उनसे मुलाकात हुई या नहीं हुई, लेकिन उनका ये कहना था कि जब वो आपके पास आए तो आपने उनको ये जवाब दिया कि हर काम सांसद ही नहीं करता है, दूसरे लोगों से भी कराइए। पहली बार तो वो आए नहीं, और अगर कोई आता है तो मेरे घर पे सब बच्चों का स्वागत होता है और मेरे कभी भी रूखे जवाब नहीं होते। सुरेंद्र सिंह कह रहे हैं आपने प्रधानमंत्री सड़क योजना में कठुमर क्षेत्र में 4 सड़कें बनवाई, उनके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, बहुत धन्यवाद भैया आपका। मनोज चौधरी हैं, वो कह रहे हैं एमपी साहब चंद्रभान सिकंदरा से कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा पता चला है कि अधिकारी लोग आपकी बातों पर कम वजन देते हैं। जिस तरीके से हमारी सरकार नहीं थी उस टाइम आपको भी पता है कि मैंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हमारी जनता के लिए, और जनता को जो हक मिलना चाहिए उसके लिए मैं हमेशा आगे खड़ी रही थी। लेकिन आज हमारी डबल इंजन की सरकार आ गई है, निश्चित रूप से जो काम अधूरे हैं वो पूरे होंगे। एक जनरल सा सवाल है जो लोगों के बीच में है, वो मैं आपसे पूछ लेता हूं। सवाल ये है कि आप पर कई बार हमले हुए हैं, मगर किसी हमले का कोई आरोपी अभी तक पकड़ में नहीं आया। जब जब आप पर हमला हुआ ऑफ कैमरा मेरी बीजेपी के नेताओं से मांग हुई तो वो उसे सही नहीं मानते। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, जिस तरीके से खनन के मुद्दे को लेकर के और खनन की जब आवाज उठाई तो मेरे पास बहुत सारे लोगों का आना रहा और गरीब तबके के लोगों के लिए मैंने आवाज उठाई, और आज आप देखिए उन लोगों को हक भी मिला है। लेकिन वो जो पूंजीपाती होते हैं उनको ये चीजें समझ में नहीं आई, कई बार हमला करवाया। मैं भी इस बात से बहुत दुखी हूँ कि आज तक इसका जो सभी ने, लेकिन आईबी की रिपोर्टें कभी खराब नहीं आती। तो आप भी देखिए कि आज भी मैं निडर होकर के उनके खिलाफ काम करती हूँ और जनता को जो काम दिखाना और करना चाहिए वो काम मैं उनके बीच में रह करके आज भी करती हूँ, उनको न्याय दिलाने का काम। उमाकांत शर्मा इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा सवाल पूछ रहे हैं, सांसद महोदय सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपको इतनी सिक्योरिटी की जरूरत क्या है? नहीं, मेरा सिक्योरिटी तो मेरी जनता है, मैं जनता के बीच में ही सिक्योरिटी और खुश, और कहते हैं कि उनके ही बीच में मैं सुरक्षित महसूस करती हूँ।
लेकिन ये पार्टी का जो निर्णय होता है उसको ना आप न कर सकते हो ना मैं न कर सकती हूँ। भोजराज सुपा एक बार और छोटा सा सवाल कर रहे हैं, शाम को 5 बजे बाद जयपुर के लिए बस की कोई सुविधा नहीं है, इसे शुरू कराने की कृपा करें। इसके लिए मैं निश्चित रूप से अधिकारियों से बात करूंगी, ये सुविधा जरूर हो। अशेष केवल प्रयास है, साथियों कोई लिख गया है, अशेष केवल प्रयास है, जब तक ना अंत समर का समझो बंधु समर शेष है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आगामी चुनावों में 400 सीटें आएंगी, आप कितनी आश्वस्त हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, आप देखिए कि बहुत सालों से जो राम मंदिर का काम नहीं हो पा रहा था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने संज्ञान में लेकर आज पूरा देश राममय हो रहा है, तो हमारी सीटें निश्चित रूप से जनता आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। आज के दोनों प्रमुख अखबारों में एक खबर, एक ने तो लीड खबर छापी है कि 10 मार्च से गेहूं की खरीद की जाएगी 30 जून तक। लेकिन मैडम आपकी पार्टी जब चुनावों में गई थी तो उसने वायदा किया था 2700 रुपया क्विंटल में गेहूं खरीद का, और गेहूं खरीद रहे हैं 2400 रुपये क्विंटल में। किसान के साथ तो धोखा ही हुआ। नहीं, आप देखिए कि जो हमारे चुनावों में, विधानसभा चुनावों में जो बातें की गई हैं, धीरे धीरे उन वादों को पूरा किया जा रहा है। निश्चित रूप से हर वादे को पूरा करेंगे और गारंटी के साथ उतरेंगे। नहीं तो इसमें तो आज अखबारों ने छाप दिया कि सर 2400 रुपया क्विंटल ही खरीदेंगे। नहीं, जैसे कि अभी आपने बताया कि छाप दिया, लेकिन इस छापने का हम लोग ये नहीं कह सकते, क्योंकि जो सामने आएगा उसी को हम लोग मानेंगे। जब खरीद शुरू होगी तब तक बढ़ भी सकती है। चलिए, आप अपनी तरफ से लोकसभा क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहती हैं? मैं हमारे लोकसभा क्षेत्र की जनता को पहले तो ढोक देती हूँ, और सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे भारी बहुमत देकर के लोकसभा तक पहुंचाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही कहती रहूंगी कि एक छोटी सी कार्यकर्ता पर विश्वास रखिए, निश्चित रूप से आप लोगों के सभी काम करने के लिए हमेशा आगे। अजय उपाध्याय कह रहे हैं कि आप बहुत साफ दिल की नेता हैं। नेता साफ दिल का हो कैसे सकता है? बड़ा कठिन काम है। नहीं, इसमें आपको भी पता लग रहा है। नहीं, वो कह रहे हैं मैंने कोई छल कपट कुछ भी नहीं करा, इसलिए क्योंकि जो सवाल जनता के आए हैं उनका वो बहुत सरलता से मैंने इसलिए जवाब दिया, क्योंकि मेरी जनता दीपतुल्य है और हमेशा जनता के बीच में रह करके नहीं है, उस काम को करना चाहिए जो जनता चाहती है। राजनीति में एक शब्द चलता है मैडम, मलाईदार पद या मलाईदार विभाग। मलाईदार क्या मतलब, क्या होता है मलाईदार? मुझे नहीं लगता कि राजनीति में अगर ये शब्द किसी के भी मुंह पे आता है मलाईदार, तो निश्चित रूप से वो सेवा के भावी नहीं है। अगर हम राजनीति करते हैं तो खुद को ये समर्पण कर देना चाहिए कि हम सेवा के लिए ही बने हैं और हमारा कर्म और कर्तव्य सेवा का ही है। वीर सिंह चौधरी हैं जनूथर से, कह रहे हैं भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में एक ही नारा, श्रीमती रंजीता कोहली अब की बार एक बार फिर से। और कृष्णा जाट कह रहे हैं पहली बार एक ऐसी नेता है जिनका कोई गुट नहीं है। किस गुट में हैं आप बीजेपी के? मैं किसी भी उसमें नहीं हूँ, मैं जनता के साथ हूँ, जनता के कामों के साथ हूँ और जनता की आवाज के साथ हूँ। सतीश चौधरी हैं सरसेना गांव से, वो कह रहे हैं भरतपुर में सांसद जी का विकास 0, 0। मैं ये इस पे यही कहना चाहूंगी कि अभी मैंने विकास के मुद्दे सारे गिनाए थे और निश्चित रूप से विकास के साथ ही मैं रहती हूँ और जो भी काम होते हैं मैं ऊपर तक वो इसको पहुंचाती हूँ। उन्होंने एक और बात कही है, आप सहमत असहमत दोनों हो सकती हैं, लोकसभा में उम्मीदवार बदला जाएगा इस बार। मैंने इस पे यही कहा है कि ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, फैसला होगा, जो फैसला है हमारा और आपका नहीं है। जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा उसको हम लोग सभी मंजूरी देंगे। कुम्हेर के पास एक गांव से हैं कमल सिंह लोधी, उनका कहना है कि आप फोन नहीं उठाती हैं, और उन्होंने मुझे व्यक्तिगत फोन करके भी कहा कि यूपी के एक सांसद हैं जो स्वामी जी हैं, उन्होंने भी आपको कई बार फोन किया, बताया आपने उनका भी फोन रिसीव नहीं किया। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोई भी फोन आता है अगर मेरे फोन पे या मेरे ऑफिस में किसी के भी पास फोन आता है तो निश्चित रूप से फोन उठाया जाता है और रिप्लाई भी की जाती है।
और मेरा तो खास करके काम है कि अगर किसी का फोन आता है तो निश्चित रूप से रिप्लाई उस फोन पे मैं खुद करती हूँ। रामकिशन सैनी कह रहे हैं वेर पीहर का इलाका बागवानी का इलाका है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया उस क्षेत्र के लिए। ऐसा नहीं है, इसलिए क्योंकि वह क्षेत्र से बहुत सारे काम मैंने खुद ने भी दिए हैं। जैसे कि आपको मैं बताऊं कि सड़कें हमारी वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमारे ही अगवा पर, हमारे ही कहने पर वैद में बहुत सारी सड़कें सेंटर से ही आई हुई हैं। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगी पानी का जो भी है, हमारी टंकियां और बहुत सारे, और खुद मैंने भी हमारी बच्चियों के लिए, हमारे युवाओं के लिए स्कूलों में कमरे और बहुत सारी जो हम कह सकते हैं वैर के अंदर मैंने बहुत सारा काम करवाया है। चंद्रभान राजपूत उस बात को दोबारा से जानना चाहते हैं जो आप कह चुकी हैं। सारस पर 4 साल से आप बोल रही हैं फ्लाईओवर के लिए, क्या हुआ है, एक बार इन्हें संतुष्ट कर दीजिए। जिस तरीके से सारस चौराहे पर ब्लॉक स्पॉट होते थे, उसमें केंद्रीय मंत्री परिवहन मंत्री गडकरी जी से मिलकर के, मैं अभी जो पिछली बार लोकसभा खुली थी उसमें उन्होंने सर्वे करवाया था। उस सर्वे में जिस तरीके से बहुत जल्दी करने का आश्वस्त किया है। 4 साल से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आज ये लड़ाई जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग रही है कि उस पर काम होगा और ये ब्लॉक स्पॉट से जो हानि होती है हमारे लोगों को वो नहीं होगी। ये काम निश्चित, बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं सारस। दुर्घटनाएं मैं वही बता रही हूँ कि दुर्घटनाएं इतनी होती हैं कि बहुत सारे लोग मेरे पास भी आकर के बोले, और मैंने इस काम को करने के लिए 4 साल से ही लगातार लड़ रही हूँ। साथियों, कोई अंदर से मर जाए तो मातम क्यों नहीं होता? बाहर से मर जाता है तो मातम होता है, अंदर से मर जाए तो मातम नहीं होता। कुम्हेर विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है सितारा, वहां से कमल सिंह कह रहे हैं नर्क बना हुआ है। मैडम से अनुरोध है कि आधे घंटे का समय निकाल करके सितारा एक बार जरूर आए। बिल्कुल। संजय भारती कह रहे हैं जब तक अशिक्षित राजनेता भरतपुर को मिलते रहेंगे, भरतपुर जिले की दशा और दिशा कभी नहीं सुधर सकती। जिस तरीके से मैं कहना चाहूंगी आपको कि अभी जो विकास के मुद्दे हैं उन पे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और ये शीर्ष नेतृत्व का काम होता है। देशराज जाटव है वैर से, वो कह रहे हैं सांसद जी का कार्यकाल बहुत सराहनीय रहा है, इनका स्वभाव बहुत सरल है। और वीरेंद्र गुर्जर कह रहे हैं माननीय सांसद जी का ध्यान महमदपुरा बंदवारेठा के रास्ते पर आकर्षित करना चाहते हैं, काफी जगह से टूटा पड़ा है ये रास्ता। बिल्कुल, इस पे हम लोग प्रयास करेंगे। चलिए चलते चलते भरतपुर वो आ गया उनका वो सवाल कमल सिंह का। सांसद साक्षी महाराज ने इनके गांव इनसे गांव सितारा के लिए बजट मांगा। इन्होंने अपनी पार्टी के वरिष्ठ सांसद के कहने पर भी बजट नहीं दिया। इनके पास बजट बकाया है, अब भी दे दें। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से हमारा बजट एक बार में 5 करोड़ आता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारे 5 साल पूरे होते आए और मेरा बजट सिर्फ 14 करोड़ ही आया है। आप बताइए कि पूरी लोकसभा क्षेत्र में हम लोगों ने जिस तरीके से बजट को बांटा है। और दूसरी बात, अभी इन्होंने बताया है कई जिस तरीके से इन्होंने कहा है अभी कि उनके कहने पर, अगर उनके कहने पर, लेकिन फिर भी मैंने तो कहा है कि आप आइए, लेकिन ये मेरे पास एक बार भी नहीं आए। चंद्रशेखर राजपूत कह रहे हैं रुदावल में कोई काम नहीं हुआ आपके कार्यकाल में। मैं आपको बताना चाहूँ कि वह रुदावल में जिस तरीके से रुदावल के मंडल अध्यक्ष जी को आप पूछे और पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं के साथ साथ हमारी जनता को भी पूछ करके वह काम करवाया है। पुष्पेंद्र भंडारी कह रहे हैं वैर विधानसभा क्षेत्र में भजनलाल जाटव के सिवाय भरतपुर में और कोई काम हुआ ही नहीं है। अभी मैंने वैर की ही बात बताई, जो कि शायद भाई सुन भी रहे होंगे। वैर में जो हमारे सेंटरों से सड़कें आई हैं वो शायद हमारी अगुवाई पर ही आई हैं और बहुत बड़ी बड़ी, और सुबह के अंदर बहुत सड़कें आई हैं। पानी की जो समस्या थी वो पानी भी, और मुझे लगता है कि आपको उस उद्घाटनों में भी आना चाहिए अगर आपको नहीं पता तो। अनिल गर्ग कह रहे हैं गंगाराम जी के साथ साथ मैडम का नाम भरतपुर में ही नहीं कहीं भी चर्चा करो, नाम बोलता है आपका। थैंक यू भैया। और
सोनू शर्मा का कहना है बयाना के लोगों से ब्रह्मबाद और बीरमपुरा टोल टैक्स पर टोल लेना कितना सही है? टोल लेना बिल्कुल भी, जिस तरीके से आप कह रहे हो, अगर अवैध तरीके से टोल ले रहे हैं तो बिल्कुल भी सही नहीं है। चलिए, चलते चलते भरतपुर लोकसभा क्षेत्र के लोगों से और कोई आप अपने दिल की बात साझा करना चाहें? मैं भरतपुर की लोकसभा जनता जनार्दन को सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते आप लोगों को जो भी सवाल पूछना है निश्चित रूप से आप पूछ सकते हैं। आपके कंधे से कंधा मिलाकर के मैं हमेशा चलती रहूंगी, यही मेरा कहना है। आखिरी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गृह मंत्री अमित शाह जी से अगर आपको मिलने का तो मौका मिलता ही रहा होगा, लेकिन अब ज्यादा, अब चूंकि टिकट की दौड़ चलेगी, 3-4 मिनट मिलने का मौका अगर मिलता है तो अपने कौन कौन से मजबूत पक्ष बता करके आप उनसे सिंबल की मांग करेंगे? सबसे पहले तो हमारे गृह मंत्री जी को मैं बहुत धन्यवाद दूंगी कि हमेशा हमारे ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पर सांसद बनकर जाते हैं उन सबसे वो बहुत सरलता से मिलते हैं, और मुझसे भी बहुत बार हमारे मंत्री साहब मिले हैं। तो अगर ऐसा मौका मिला तो निश्चित रूप से जो जनता की भावना है और जनता के विकास कार्यों के बारे में मैं उनसे बात करूंगी, और बात करके के यही बताऊंगी कि हमारे भरतपुर के अंदर ये चीजों की समस्या है, इन चीजों को सॉल्व होना चाहिए। साथियों, मैं सबके सवाल पढ़ नहीं सकता, बहुत लोगों के सवाल जल्दी जल्दी में निकल जाते हैं, इसीलिए आप भी थोड़ा सा ध्यान दें। छोटी सी स्क्रीन है मोबाइल की, उस पर जितने पढ़ पाया मैंने सांसद महोदया से उन सवालों को एक माध्यम के रूप में पहुंचाने का प्रयास किया। दुष्यंत की उन्हीं महान पंक्तियों के साथ इस संवाद को फिलहाल विराम की ओर लिए चलते हैं। एक लंबे अंतराल के बाद ये संवाद हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में, अब चूंकि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, हम प्रयास करेंगे आपको सप्ताह में 10 दिन में सांसद महोदया से रूबरू कराने का। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन ये आग चलती रहनी चाहिए। आपने इस छोटे से संवाद के लिए समय निकाला, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। नमस्कार।